हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए। आपने प्रीवियस में देखा ही है कि हर बार कहीं ना कहीं इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि आर्थिक सर्वेक्षण बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले ये आप क्लियर रखना कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पिछले एक वर्ष में सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उसका लेखा जोखा होता है। और जो हम बजट बात करते हैं वो आने वाले साल का एक अनुमान लगा करके सरकार रखती है कि आने वाले साल में हम ये चीज़ें करने वाले हैं। ये दोनों डिफरेंसेस बस इतना ही है, ठीक है। सर्वेक्षण पिछले वर्ष का एक लेखा जोखा हो कि सरकार ने क्या क्या किया वो आपके सामने रखता है, और बजट आने वाले साल के लिए अनुमान लगा करके रखती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस बार जो बजट पेश हुआ वो 2 फरवरी 2026 को पेश किया गया। प्रस्तुतकर्ता के रूप में अगर बात करें तो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि हाल फिलहाल में हमारे बिहार के नए फाइनेंस मिनिस्टर ये बने थे। बिहार के नए वित्त मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि इस साल जो बजट ये आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया वो कौन सा सर्वेक्षण है। तो ये 20वां सर्वेक्षण, ये याद रखना है। 20वां सर्वेक्षण जब आ रहा है तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि पहली बार ये जो सर्वेक्षण है वो कब किया गया था। तो 2006-07 में किया गया था, ये हमें याद रखना है कि बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण मार्च 2007 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है, सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पर एक छोटा सा तथ्य मैंने लगा रखा है, जैसे कि पहला सर्वेक्षण 6-7 में हुआ, प्रस्तुतकर्ता जो थे सुशील कुमार मोदी। प्रस्तुति का समय जो था बजट के ठीक एक दिन पहले। यहाँ भी ठीक उसी तरह से हुआ जैसे 2 फरवरी 2026 को जो आप देख रहे हैं कि ये सर्वेक्षण पेश किया गया, ठीक उसके एक दिन बाद 3 फरवरी को बजट भी पेश किया गया, जो कि इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। 3 फरवरी को बजट पेश किया गया, राइट। आगे बढ़ते। अब यहाँ से जो आपको डाटा है वो सब एक एक करके याद रखना है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि दर कितनी है। तो देखिए बिहार की अगर आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो 14.9%। भारत की औसत जो वृद्धि दर है वो 12.0% है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बिहार की औसत वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर के लिए याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे इसी तरह से एक और दूसरे वे में पूछा जाए, जैसे कि देखिए कि वर्तमान मूल्य पर जो वृद्धि दर रही है वो कितनी है। जैसे यहाँ पर हमने आर्थिक वृद्धि दर देखा 14.9%। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान मूल्यों पर, वर्तमान मूल्य का मतलब होता है जैसे कि जो करंट प्राइस चलता है, जैसे 24-25 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कितना है, कितना बताया गया कि 13.1%। और स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य 11-12 पे काउंट होता है, ये पहले आपको क्लियर रहना है, 8.6% दर्ज की गई है। यानी बिहार का विकास दर जो है वो 13.1% रही। राष्ट्रीय औसत विकास दर जो है वो 9.8% है। यहाँ पे सारा डाटा मैंने लिखा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय औसत से बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये अंतर जो आप देख रहे हैं 3.3%, ये ज़्यादा रहा, ठीक है। यानी 13.1% बिहार का है। राष्ट्रीय औसत विकास दर जो है वो 9.8% है। तो कितना अधिक रहा, तो 3.3% से अधिक रहा, ठीक है। अंतर पूछे तो भी ध्यान रखना है, और अगर कितना अधिक रहे पूछे तो वो भी वो आपका उतना ही होगा, 3.3%। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि जो वृद्धि दर है वर्तमान मूल्यों पर 13.1%, अन्य सभी राज्यों में बिहार का जो विकास दर रहा वो दूसरे स्थान पर रहा। यानी पहले स्थान पर विकास करने में जो तमिलनाडु है टॉप पर है, तमिलनाडु के बाद बिहार सेकेंड रैंक पर आता है, ये हमें याद रखना है, क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि वर्तमान कीमतों पर 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी जो है वो कितना है, ये पूछा जा सकता है। तो जीएसडीपी रहेगा, यहाँ पे देखिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि आप 3-3 डिजिट को करके याद रखो। 991, 997, बहुत सिंपल है। 991, 997, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादातर इसमें 9 दिख रहा है। 991, 997 ये आपका वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी है बिहार का, राइट।
और अगर आपसे लाख करोड़ में कह दिया जाए तो ये भी आप याद रख लेना, 9 दशमलव मतलब हाँ 9.9 1 या फिर 9.2 कैसे कहना 9.2 लाख करोड़, क्लियर करोड़, ये हो जाता है अगर लाख करोड़ में दिया गया रहा है तब। डायरेक्ट करोड़ में देगा तो फिर तो ऐसे आपने याद रखना ही है। अब जबकि स्थिर कीमतों पर यानी 11-12 पर कितना है तो 531,372 531,372 करोड़। देखिए ये डाटा आपको कैसे याद हो जाएगा, एक दो बार आप रिपीट करोगे या फिर मैं जब एमसीक्यू भी लगाऊंगा तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको फिलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, ऑलरेडी 2-3 महीना तो हो चुका है, 2 मंथ हो चुका है, तो अगर आपने डेफ़िनेटली पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो बस आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखो, बहुत सारी चीज़ें वीडियो एंड होते-होते ही याद हो जाएगी, ठीक है? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपने क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखा, जैसे कि अगर आर्थिक वृद्धि दर कहा जाए तो 14.9% है, भारत की औसत जो आर्थिक वृद्धि है वो 12.0% है। लेकिन अगर विकास दर कहा जाए, विकास दर ठीक है, कि बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत है, तो 13.1% ये आपका क्या है वर्तमान मूल्य पर चालू कीमतों पर, और अगर स्थिर मूल्य पर पूछा है तो 8.6% रहा, और वहीं पर राष्ट्रीय औसत कितना है 9.8%, कितना अधिक है 3.3% से अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाता है कि वर्तमान मूल्य पर 24-25 के लिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी का अनुमान कितना लगाया गया? 899,020, ठीक है, 899 ऐसे कह सकते हो, बस 899 ही याद रख लोगे क्योंकि लाख करोड़ में ही दे देता है, 899 लाख करोड़, ठीक है, 899 लाख करोड़ यही बस याद रख लीजिए। और स्थिर मूल्यों पर कितना है तो 472 यानी 472 लाख करोड़, ऐसे याद रख सकते हैं 472 लाख करोड़। क्लियर रहेगा, ये सब याद हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रति व्यक्ति है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है पेपर में, डेफिनेटली यहाँ से पूछा जा सकता है तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर कितना है 76,490 करोड़, और वहीं स्थिर मूल्यों पर कितना है तो 40,973 तो जैसे भी पूछा जाए जो भी पूछा जाए आप उसे बस ध्यान में रखो। वर्तमान मूल्य पर पूछे तो 76,490, और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए तो 40,973, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप पटना, बेगूसराय और मुंगेर, यानी ये पिछले साल के जो आप सर्वेक्षण देखोगे तो वहाँ पर भी यही निकल के आए थे शीर्ष 3 जिले, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। और सबसे निचले स्तर पर 3 जिलों की बात करें जिनका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे कम में शिवहर, फिर अररिया, और सबसे कम मतलब सबसे कम तो शिवहर है, उसके थोड़ा सा ज़्यादा आपका अररिया, और थर्ड नंबर पे नीचे से सीतामढ़ी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैंने पिक्चर लगा रखा है जिसमें आपको क्लियरली सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे तो। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26, अमीरी में पटना अव्वल और शिवहर सबसे गरीब। बिहार की औसत प्रति व्यक्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 76,490, ये 76,490 क्या है तो वर्तमान कीमतों पर है। और देखिए अब यहाँ पे दो तरह से डिवाइड किया गया, सबसे अमीर जिलों में 3 है, पटना कितना इसका प्रति व्यक्ति आया है तो 1,31,332 रुपये, और बेगूसराय में 61,566, और मुंगेर में 54,469, ठीक है। और सबसे गरीब जिले यानी प्रति व्यक्ति आय में देखा जाए तो शिवहर सबसे पहले, अररिया, फिर उसके बाद सीतामढ़ी आ जाता है। अंतर पटना की आय शिवहर से 6 गुना अधिक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपने जो भी चीज़ें देखा वो आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो है नोट में पटना जो है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खपत में सबसे अधिक है, सबसे अधिक यहाँ पे खपत यहाँ पर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो ताकि हम और भी वीडियो इस टॉपिक पर ला सकें और आपको अच्छे से समझा सकें। इस वीडियो पर जब तक मुझे कम से कम लाइक की बात करें तो कम से कम जब तक 300 लाइक नहीं मिलते हैं तब तक मैं बजट की वीडियो नहीं बनाऊंगा। बहुत डिमांड आ रहे थे आप लोगों का कि आर्थिक सर्वेक्षण कराइए, बजट कराइए, तो मैंने अपना कीमती वक्त जो है निकाल करके आपके लिए ये नोट्स बनाया। अब आपकी बारी है कि इस वीडियो पे कम से कम 300 लाइक्स तो चाहिए। अब मुझे नहीं पता कैसे आप लोग करोगे लेकिन चाहिए। नेक्स्ट अब आता है, अब यहाँ से जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान से समझिएगा।
जीएसडीपी में अलग-अलग क्षेत्रों का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। अब यहाँ पर योगदान की बात करें तो जीएसडीपी का 18.3% प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिला है और वहीं पर द्वितीयक क्षेत्र में 26.8% का योगदान है। और सबसे ज़्यादा योगदान तो हम जानते हैं कि तृतीयक क्षेत्र करता है, तो इसमें कितना योगदान मिला है? 54.8%। ये योगदान है। अगर आपसे पूछे कि वृद्धि बताइए कि क्षेत्रवार वृद्धि चालू कीमतों पर कितनी रही, तो प्राथमिक क्षेत्रों में जो वृद्धि रही वो है 9.6% की वृद्धि रही। ठीक उसी तरह से 15.5% वृद्धि के साथ द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में 13.5% की वृद्धि देखने को मिली है। तो अगर आपसे ऐसे पूछे कि बताइए कि जीएसडीपी में योगदान सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का रहा, तो है तृतीयक क्षेत्र का। आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे ज़्यादा योगदान रहा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो किस क्षेत्र ने दिखाया है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो द्वितीयक क्षेत्र ने दिखाया है, राइट? 15.5% के साथ। अब क्वेश्चन इस पर किसी तरह से भी बन सकते हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सबसे पहले तो आपको डाटा अच्छे से याद होना चाहिए। पहले जो है प्राथमिक क्षेत्र में योगदान रहा 18.3% का, दूसरे में 26.8% का योगदान है और तृतीयक क्षेत्र में 54.8% का योगदान है। अगर वृद्धि पूछ लिया जाए तो वृद्धि पहले में 9.6% की वृद्धि देखने को मिला है, दूसरे वाले में द्वितीयक क्षेत्र में 15.5% की वृद्धि दर्शाया है और तृतीयक क्षेत्र में 13.5% की वृद्धि हुई है चालू कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में। ये बात की जा रही है, ठीक है? समझ में आ गया? अब सरकार ने एक यहाँ पर लक्ष्य रखा है कि 2030 तक सरकार आय जो है वो दुगनी करने की बात कही है। ये कब तक पॉसिबल होगा देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए रोजगार में योगदान की अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 54%, द्वितीयक क्षेत्र में 24% और तृतीयक क्षेत्र में 22% का योगदान रोजगार में योगदान रहा, राइट? सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र में किया गया, किसके अंतर्गत? तो रोजगार में। लेकिन अगर जीएसडीपी में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो तृतीयक क्षेत्र का होता है, सेवा क्षेत्र का होता है। ये हम पहले से जानते आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे 2 पॉइंट और पूछा जा सकता है, जैसे राजस्व प्राप्तियाँ कितनी रही? तो राजस्व प्राप्तियाँ देखिए 218,658, 218,658 ऐसे हम याद रखते हैं। 218,658 ये जीएसडीपी का 22% है। तो यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राजस्व प्राप्तियाँ पूछे तो 218,658 और वहीं पूंजीगत प्राप्तियाँ पूछे तो 66,165, जीएसडीपी का मात्र 6.7%। हमेशा हम जानते हैं कि राजस्व प्राप्तियाँ पूंजीगत प्राप्तियाँ से ज़्यादा होता है, चाहे राजस्व व्यय हो या फिर राजस्व प्राप्तियाँ हो, ये हमेशा ज़्यादा होता है पूंजीगत से। अब यहाँ पे कुल व्यय पूछा जा सकता है कि कुल व्यय कितना हुआ, तो 281,939, ठीक है? यानी 2,81,939 करोड़, ये ऐसे होता है, करोड़ होता है, जितना भी हमने बात किया वो करोड़ में होता है। लेकिन अगर लाख करोड़ में दिया जाए, जब ऑप्शन में इस तरह से ना देख करके 2-3 डिजिट में ही देता है तो लाख करोड़ में दिखता है, तो 282 लाख करोड़ ऐसे याद रख लेना, ठीक है? जीएसडीपी का 28.4% ये जो है। अब व्यय को 2 तरह से डिवाइड होता है, एक तो राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय कितना रहा और पूंजीगत व्यय कितना रहा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो राजस्व व्यय 219,015 जो कि जीएसडीपी का 22.1% है और यहाँ पे पूंजीगत जो व्यय है वो 62,924। अगर एक याद रहेगा तो दूसरे को आप घटा करके भी निकाल सकते हो, वहाँ से क्लियर हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट भी याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, याद रहेगा। अब इन दोनों के जोड़ करके देखोगे तो आपको इतना मिल जाएगा कुल व्यय, ठीक है? 281,939 मिल जाता है। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे पूछा जाता है कि राजस्व व्यय जो है वो उसका कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, तो 77.7% और कुल व्यय का ये कितना है पूंजीगत व्यय, तो 22.3%, ठीक है? ये भी आप प्रतिशत जो कि अंतर घटा करके भी निकाल सकते हैं। राजकोषीय घाटा पूछा जाता है। राजकोषीय घाटा 41,233 सॉरी 41,223 है। 41,223 करोड़ यहाँ पे याद रखना है, 41,223 करोड़, 41,223 करोड़ जीएसडीपी का 4.2% है। ज़्यादातर ये आपका पूछा जाता है। अगर देखिए कुल व्यय नहीं पूछा जाएगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय नहीं पूछा जाता, राजस्व घाटा डेफिनेटली पूछ लिया जाएगा।
तो राजकोषीय घाटा आपको याद रखना है कि 41,223, ठीक है, 41,223 करोड़। जीएसडीपी का 4.2%। प्राथमिक घाटा कितना रहा? 21,524 करोड़। और वहीं राजस्व घाटा जो है वो आपका 357 करोड़। तो ये दोनों भी याद रखेंगे। अब यहाँ से हमें कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखना, डाटा जो भी था वो इतना ही डाटा होता है, आप इसे याद रखिए। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कुल बुआई योग्य जो क्षेत्र है वो कितना है। तो कुल बुआई योग्य क्षेत्र है 8207.27 हजार हेक्टेयर है, जबकि शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करें तो 54,11.96 हजार हेक्टेयर है। मत्स्य उत्पादक में शीर्ष जो जिला देखने को मिला वो है मधुबनी जिला, सबसे टॉप पर है मत्स्य उत्पादन में शीर्ष स्थान पर। मत्स्य पालन क्षेत्र में कुल 960,000 टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अ, दूध उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ, तो 4.2% की वृद्धि हुआ। अंडा उत्पादन में वृद्धि हुआ 10.0% का। मछली उत्पादन में वृद्धि हुआ 9.9%। तो ये तीनों हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पर्यटन विकास के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो क्या क्या काम किए गए, जैसे तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में बनाने की बात की गई। मत्स्य गंधा झील जो है वो सहरसा जिले में, और लवकुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर में, ये सब याद रखना है। बिहार का तीसरा जैविक उद्यान कहाँ बना है, तो अररिया के रानीगंज में बनाया गया, और पहला पटना में था, दूसरा जो कि राजगीर नालंदा में था। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में इको टूरिज्म और पार्क विकास के लिए कुल व्यय कितना है, तो 100 करोड़ रुपए का रखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ग्रामीण बिहार में पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.3% थी, जबकि महिलाओं में केवल 0.9% रही है। बेरोजगारी दर पुरुषों में 3.3, ये किसका था, ग्रामीण का, पुरुषों में 3.3 और महिलाओं में 0.9%। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार की बात करें तो पुरुष 6.9% और महिला 9.1% देखने को मिला है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि बिहार का भारत में सड़क नेटवर्क का हिस्सा है, यानी बिहार का टोटल भारत में जो भी सड़क है उसमें बिहार का हिस्सा कितना है, तो 5.5% का। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 6 लेन वाला बिहार न्यू गंगा ब्रिज का निर्माण कितने करोड़ की लागत से किया जा रहा है, तो ये 88 यानी 4,988 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, 4,988 करोड़। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़कर के कितना हो गया, तो 374 किलोमीटर वाट होगा, वाटा नहीं वाट, ठीक है, 374 किलोमीटर वाट घंटा हो चुका है। बिहार देश में रेल नेटवर्क का हिस्सा कितना है, 5.4%, जबकि सड़क में 5.5%। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की उन लड़कियों को 5,000 की, याद रखना है कि 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनका विवाह 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु में होता है। मतलब इससे कम होगा तो, अगर 18 वर्ष से कम आयु होगा तो वह तो वैसे भी एलिजिबल नहीं होंगी, लेकिन जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं, अगर उनकी लड़कियों का विवाह 18 या फिर 18 वर्ष से अधिक समय में होता है तो उनको सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तरफ से 5,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वानिकी क्षेत्र में वर्ष 11-12 से वर्ष 24-25 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, तो 10.6% की वृद्धि देखने को मिला है, राइट। बिहार में 19 से लेकर के 23 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जीवन प्रत्याशा भी आपको याद रखना है। 12 वर्षों में वन आवरण कितना किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 689 किलोमीटर स्क्वायर की वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिला है। वर्ष 2019 से 2025 के बीच स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 12,190 से बढ़कर के कितना हो गया, तो 13,150 हो चुका है। तो कुल मिलाकर इतने सारी चीज़ें हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है, पेपर में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण आप आराम से करके आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनका अगर आप एमसीक्यू चाहते हो तो आप फटाफट नीचे कमेंट करके बताओ, एमसीक्यू लिख करके बताओ, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप एमसीक्यू चाहते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसका
बिहार बजट भी देखना चाहते हो तो फटाफट आप वीडियो को लाइक करो, क्योंकि 300 लाइक के बिना तो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ नहीं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और हाँ, किसी भी तरह का आपको पेड कोर्स चाहिए, किसी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, किसी तरह का नोट्स चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहाँ पर बहुत ही कम कीमत के साथ आपको सभी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स मिल जाता है, ठीक इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।